गति के नियम। अब इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उस पर परिणामी बल शून्य है, तो ये भी कथन सत्य है क्योंकि ये एक समान वेग से गतिशील है ना। पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, एक समान वेग से गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये एक समान वेग से गतिशील है मतलब उसमें बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसलिए परिणामी बल क्या हो गया? शून्य हो गया। और जब बल का मान शून्य होता है तो त्वरण भी नहीं होगा, कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। क्या यहाँ वेग में परिवर्तन है? नहीं है, एक समान वेग है, इसलिए दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो यहाँ पर बल के जो हमारा न्यूटन के गति का वो नियम का जो दूसरा नियम है, गति का नियम है ना, उसमें दूसरा का नियम है वही है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बाह्य बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर हो जाएगी? बल के। ठीक है, मान लो यहाँ पर दर ना लिखा होता तब क्या ऑप्शन होता? तब बदल जाता, संवेग परिवर्तन बराबर होता है तब वो किसके हो जाता? आवेग के। दोनों में अंतर है, यदि हम दर लिख देंगे तो समय हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि F बराबर क्या है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये संवेग परिवर्तन की दर कहलाता है। और यदि मैं ऐसा लिख दूं डेल्टा P तो ये J के बराबर होता है, माने आवेग के बराबर होता है। तो थोड़ा शब्द बदलने में आंसर भी बदल जाएगा। समझ में आ गया? यदि संवेग परिवर्तन भर लिखेगा तो आवेग हो जाएगा और संवेग परिवर्तन की दर लिखेगा तो क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित होगा? तो ये एक तरह का अप्रत्यास्थ संघट्ट है ना। अप्रत्यास्थ संघट्ट में ही कोई चीज क्या हो जाती है? धंस जाती है। प्रत्यास्थ संघट्ट में तो वो गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है, संवेग तो दोनों में संरक्षित होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संवेग। फिर यहाँ पर किसी वस्तु के जड़त्व का कारण होता है, तो जड़त्व का कारण क्या होता है किसी वस्तु का? केवल द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद आगे का देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा है, रॉकेट नोदन आधारित है, तो रॉकेट का जो छोड़ना होता है वो तीनों पर आधारित है, द्रव्यमान का भी संरक्षण होता है, ऊर्जा का भी संरक्षण होता है और किसका होता है? संवेग का भी संरक्षण होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उसमें ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। मान लो इनमें से ये दो ऑप्शन ना होते तब फिर क्या ले लेते? संवेग संरक्षण। ठीक है, खाली स्थान में भरने के लिए आता कि रॉकेट नोदन आधारित है तो पूरा न लिख के सिर्फ क्या लिख देते? संवेग संरक्षण। ठीक, अगला देख लेते हैं, छठवां है, लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को कैसा अनुभव करेगा? भारहीन। उसको ऐसा लगेगा कि मेरा भार कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े झूले में झूलते हो, जब ऊंचे झूले होते हैं तो जैसे नीचे की ओर आते हैं ऐसे लगता है कि मेरा वजन कैसे हो गया? कम हो गया। ऐसे जब लिफ्ट में हम बैठे हों और लिफ्ट अचानक से टूटने लगे, माने वो स्वतंत्र गति होने लगे, उसमें जो पृथ्वी जैसे गति कराती, जैसे पत्थर को छोड़ो गिरते जाए, तो हमको कैसा लगेगा कि हमारा भार है ही नहीं, हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, डर भी लगेगा। ठीक है, सातवां देखो, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल कहाँ लगेगा? तो मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है इस तरह से और यहाँ पर ये क्या हो गया? नाव हो गया। ठीक है, तो जब वो कूदेगा तो उसको धक्का देगा, किसको धक्का देगा? नाव को। ठीक है, तब वो आगे बढ़ेगा, तो क्रियाबल कहाँ लग रहा है? नाव में। पहले माने किस पर लग रहा है? पहले वो किस में धक्का देगा? नाव में, फिर न आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्रियाबल लग रहा है नाव में और प्रतिक्रिया बल किस में लगेगा? व्यक्ति में। ठीक है, इस तरह से यदि यहां पर ऐसे ही हो जाता, प्रतिक्रिया बल पूछ लेता, तो प्रतिक्रिया बल किस पर हो जाता? व्यक्ति पर। ठीक है, मतलब पहला जो बल होता है वो क्रिया कहलाया, उसका अपोजिट जब उसका रिएक्शन होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया। तो जब मुझे उतरना होगा तो पहले मैं इसका धक्का मारूंगा तब आगे बढ़ूंगा, तो जब धक्का मारूंगा तो क्रिया कहलाया, उसके कारण मैं चला तो वो क्या कहलाया? प्रतिक्रिया कहला गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, जो 8वां प्रश्न है, इस पर चलते हैं।
सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो कोई भी घर्षण हो, जब हम घर्षण के नियम पढ़े थे तो उसमें था ये अभिलंब प्रतिक्रिया की ये क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। फिर किस घर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो यहाँ पर जितने भी घर्षण हैं सबसे अधिक मान किसका होता है, सीमांत घर्षण का। इसी को क्वेश्चन अलग बना दे कि सबसे कम घर्षण का मान किसका होगा, तो किसका होता है, बेलन घर्षण। बेलन हो, लोटनिक हो, जैसे चक्का जो चलता है ना, बेलन घर्षण में आता है, घर्षण का पता नहीं चलता, इसलिए तो हम साइकिल वाइकल अच्छे से चला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक पूछ रहा है इसलिए कैसा हो गया, सीमांत, और कम पूछता तो क्या होता, बेलन। ठीक है, इसके बाद यहाँ 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 5 kg ट्राली में बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो बल का मान कितना है। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको हल करके देखना है। बल का जो सूत्र होता है F इक्वल टू क्या होता है, ma। m का मान दिया है कितना, 5, a का मान कितना है, 10। तो 5 और 10 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ऐसे कोई भी मान दिया हो हल करके देख लेंगे, सूत्र लगाओ और उसको मान रख के हल कर लो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप होती है। तो जड़त्व की माप जब भी पूछे क्या होता है, द्रव्यमान। प्रकृति में बल सदैव खाली स्थान में होते हैं। प्रकृति में बल हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, एक क्रिया और दूसरा क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, तीसरा वाला देखते हैं, खाली स्थान। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका खाली स्थान नियत रहता है। रेखी संवेग, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी, यदि पूछे कि संवेग संरक्षण किसे कहते हैं तो इसी को बोल देंगे, यदि किसी पर बाह्य बल न लगाया जाए तो संवेग नियत रहता है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा देखते हैं, 2 वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से कैसा होगा, अधिक हो जाएगा। वैसे संवेग का जो सूत्र होता है P इक्वल टू क्या होता है, mv। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे समझ सकते हो, वेग ज्यादा तो उसी का संवेग भी ज्यादा। यदि पूछ देता कि 2 वस्तुओं का, यदि दोनों का द्रव्यमान समान है, क्या समान है, द्रव्यमान, तो एक वस्तु का वेग जो है कैसा होगा, जिसका वेग अधिक होगा, 2 वस्तुएं अलग अलग वेग से चल रही हैं, तो जिसका वेग अधिक होगा उसका क्या होगा, संवेग अधिक होगा। ये सीधा संबंध, द्रव्यमान अधिक तो संवेग अधिक, वेग अधिक तब भी संवेग अधिक। ठीक है, लेकिन इसमें वेग को क्या कर दिया है, इसमें बोल दिया है कि 2 वस्तुओं का वेग कैसा है, समान। तो वेग नहीं देखेंगे, तब हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो जब ऐसा आए, कंफ्यूजन रहे, तो उसके सूत्र में जाओ, सूत्र से फिर अंदाजा लगाओ। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं जो 5वां प्रश्न है, न्यूटन के गति के खाली स्थान नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये जड़त्व का नियम जो है प्रथम नियम को कहा जाता है। इसको गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। जो प्रथम नियम होता है ना, उसका जड़त्व का नियम भी नाम है और गैलीलियो का नियम भी नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर 6वां देखो, बल बराबर क्या होता है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं F इक्वल टू ma। उसी को शब्दों में लिख दिया, F माने बल, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब क्या हो जाएगा, त्वरण। तो यहाँ पर त्वरण भर देंगे। ठीक है, फिर ये 7वां प्रश्न देखते हैं, SI पद्धति में बल का मात्रक है। SI पद्धति में बल का क्या मात्रक है, न्यूटन। यहीं पर पूछ देता बल का मूल मात्रक है, तब क्या भर देते, तो मूल मात्रक इससे निकालते। F इक्वल टू क्या है, ma। तो m का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, और a का मतलब हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों समझना है आपको यहाँ पर। यदि SI पद्धति में बल का मात्रक पूछा तो क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है, और मूल मात्रक पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। मूल मात्रक का मतलब उसको मूलभूत भौतिक राशि में व्यक्त करना है, किसी इंसान के नाम में व्यक्त नहीं करा जाता है। ठीक है भाई, न्यूटन इंसान न है, तो ऐसे मात्रकों को उस वैज्ञानिकों के नाम से जो मात्रक रखे गए हैं उनको वैसे नहीं, उनको मूल राशियों के मात्रक में व्यक्त करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। ठीक है, 8वां, रॉकेट नोदन खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखो, इस बार था ना उस द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, तो इसका सही क्या है, संवेग संरक्षण है। इसके बाद देखो, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। यह न्यूटन का जो तीसरा नियम है गति का, वही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद ये 10वां है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को खाली स्थान का नियम कहते हैं। ये क्या हो गया, जड़त्व का नियम। यहाँ पर प्रथम भरना था
तो जड़त्व तो नहीं भरना था, इस बार प्रथम लिखा हुआ है, क्या भरना है? जड़त्व। उसी को आगे पीछे करके तो पूछ लिया है, सेम क्वेश्चन है। 11 है गतिज घर्षण संपर्क तलों के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। तो ये संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। संपर्क तल कितना भी बड़ा हो उसको घर्षण से कोई लेना देना नहीं होता है, माने उसके क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखो 1 kg भार बराबर 9.8 न्यूटन। ये कैसे आ गया? यहाँ पर ये माइनस नहीं है, समझ लेना। 9.8 न्यूटन कैसे आ गया? तो जो भार का सूत्र होता है W इक्वल टू क्या होता है? mg। ठीक है, m का मान कितना दिया है देख लो। m का मान कितना दिया है? 1 किलोग्राम। यहाँ 1 लिख दिए। g का मान कितना होता है? 9.8। तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। यदि कहीं पर ऐसा हो तो इसको 10 न्यूटन भी लिख सकते हो, लगभग। वो लगभग का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो 9.8 यदि मान लो ऑप्शन में आ जाए, अब आप 9.8 न्यूटन नहीं पा रहे हो, तब फिर क्या देख लेना? 10 न्यूटन। समझ में आ गया? जब यही क्वेश्चन आ जाए कि 1 kg भार होता है, अब ऑप्शन दे दिया 4.6, 5.7, 10, 15, 11, अब 9.8 है, ये नहीं है, तब क्या देखोगे? 10 देख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल खाली स्थान बल कहलाता है। तो अभिकेंद्र बल की परिभाषा भी हो गई, इसी को पढ़ दोगे कि वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाया? अभिकेंद्र बल। ठीक है, फिर 14वां प्रश्न, एक समान गति में वेग का परिमाण खाली स्थान रहता है। तो गति कैसी है? एक समान, माने वेग नहीं बदलेगा। वेग नहीं बदलेगा तो क्या रहेगा? नियत, है ना, स्थायी रहेगा, स्थिर रहेगा। नियत लिख सकते हो, स्थिर लिख सकते हो। विराम कोण और घर्षण कोण ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। घर्षण वाले में ये दोनों कोण बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इनको करना है। अब इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी को देख लेते हैं। तो बल का देखो यार क्या मिल सकता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बल का हो गया। फिर इसके बाद रेखीय संवेग का देखो, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, m इंटू वी करते हो ना। जड़त्व तो किसके बराबर होता है? जड़त्व का रिलेशन किससे होगा? द्रव्यमान से, तो ये द्रव्यमान हो गया। आवेग जो है किसके बराबर होता है? ये बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, और विराम कोण किसके बराबर होता है? घर्षण कोण के बराबर। इस तरह से यहाँ पर हमको इसकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद हम अगली जोड़ी भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अभिकेंद्र बल का सूत्र देखो। हाँ, ये हो गया। कभी कभी अभिकेंद्र बल नहीं लिखता, अभिकेंद्र त्वरण भी लिखता है। जब त्वरण रहता है तो v²/r भर रहता है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या है? v²/r। ठीक है, घर्षण गुणांक तो ये है Fs/r, या F/r भी लिखा हो, Fk/r भी लिखा हो, तब भी मानिए यदि F/r है तो घर्षण गुणांक, S लिखा है तो सीमांत घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, और यदि K लिखा है तो गतिक घर्षण गुणांक है। कुल मिला के वो घर्षण है गुणांक F/r। ठीक, आगे देखते हैं। समतल सड़क पर सुरक्षित चाल का व्यंजक, फिर साइकिल सवार की सुरक्षित चाल का व्यंजक, और फिर बंकित सड़क पर सुरक्षित चाल का व्यंजक। ये तीनों चीज हैं। तो समतल सड़क पर सुरक्षित चाल का व्यंजक कितना होगा? ये हो गया। ठीक है, फिर साइकिल सवार की सुरक्षित चाल का व्यंजक क्या होता है? ये होता है, और यहाँ पर बंकित सड़क के लिए ये होता है। ठीक है, इसको देख लेना है आप लोग। अब अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर हम समझते हैं। 1 नंबर में है कि जड़त्व किसी द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित होता है। तो जड़त्व की माप किससे की जाती है? द्रव्यमान से। कभी कभी इसी का क्वेश्चन बना दिया कि एक वस्तु 50 किलोग्राम की है, एक वस्तु 5 किलोग्राम की है, किसका जड़त्व अधिक होगा? किसका होगा? 50 किलोग्राम का। जिसका जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। अगला देख लेते हैं। संवेग का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो इसको लिखने के लिए सूत्र से ही सब कुछ पता चलता है, m इंटू वी। इससे इसकी परिभाषा भी पता चलती है, मात्रक भी पता चलता है, इसका विमीय सूत्र, सब कुछ इसी से निकाल लेते हैं, है ना। ये क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। अब मात्रक निकालना है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड।
इस तरह से मात्रक निकल गया। अब विमी सूत्र पूछ रहा है तो द्रव्यमान का मात्रक विमी सूत्र क्या होता है m, वेग का क्या होता है LT-1, इकट्ठा मिला के लिख दो क्या हो जाएगा mLT-1। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो सूत्र पता हो तो बहुत सारी राशियों का सबसे पहले सूत्र ही हमको तैयार करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का सूत्र लिखिए। तो ये है F बराबर dP/dt। किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इसी को m × a भी लिख देते हैं, पर वास्तव में द्वितीय नियम के अनुसार इतना सूत्र है, तो दोनों लिख देना, ठीक है। चौथा नंबर है कोई वस्तु एक समान गति में है तो उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होगा, शून्य। ये जो पहला नियम है ना, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो गतिशील रहेगी, ठीक है, रुकी हुई है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें एक समान गति है, माने बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पांचवा है पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार पर नेट बल का मान कितना होगा, ठीक है। तो नेट बल वो संतुलन की स्थिति में है, तैर रहा है, तो उसका बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठवां देखो, वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिमाण व दिशा लिखिए। तो वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है ना, है ना, तो वेग क्या है, नियत है। जब वेग नियत होगा तो बल का मान भी शून्य होगा और त्वरण का मान भी शून्य होगा, ये समझ लेना। कहीं भी कोई भी वस्तु हो, चाहे वर्षा की बूंद हो, चाहे कोई संसार की कोई भी वस्तु हो, वेग नियत मतलब बल का मान शून्य और त्वरण का मान भी क्या है, शून्य। और दिशा इसके पृथ्वी के कहाँ की ओर रहती है, केंद्र की ओर। तो दिशा क्या हो जाएगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है, या गुरुत्वीय त्वरण जिस दिशा में होता है उस दिशा में ये लगेगा। सातवां है एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, क्या उसके वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहां फिर से देख लो, एक समान वेग माने बल का मान क्या है, शून्य। तो बल का मान कैसा होना चाहिए, शून्य, माने बल नहीं लगाना चाहिए, ठीक, वो चलती रहेगी। आठवां प्रश्न है एक वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया गया है, क्या नियत रहेगा। तो यहां पर उसका क्या नियत रहेगा, क्योंकि बल का जो सूत्र है F = क्या है, ma। तो द्रव्यमान तो किसी वस्तु का पहले से नियत रहता है, ठीक है। F का संबंध किससे है, a से। यदि बल का मान बढ़ेगा तो a का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि बल का मान भी नियत हो रहा है तो a का मान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। माने यहां पर हम क्या लिखेंगे, त्वरण लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। यहाँ 9वां नंबर का प्रश्न है लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़ कर आते हैं ताकि वे अधिक दूरी तक कूद सके, इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये किस नियम का है, संवेग संरक्षण का नियम के उपयोग का किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे अंक के प्रश्नों को देख लेते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं, तो क्या, हाँ, वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे ही क्या कहते हैं, जड़त्व, ठीक है। और जड़त्व कितने प्रकार के हैं, 3, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। इसका मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, अपने एक दिशा में जा रही तो उसी दिशा में जाएगी। तो यदि इनको बदलोगे तो इसका क्या करेगी, विरोध करेगी, इसी को हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है संवेग किसे कहते हैं, यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो मैं बोला सूत्र भर आपको याद कर लेना है तो बड़े आराम से बन जाएगा। P = m भी है, माने किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें वेग है, वेग सदिश है तो इसके साथ ये भी सदिश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो बल किसे कहते हैं, इसका विमी सूत्र व मात्रक लिखिए। तो बल क्या है, वह बाह्य कारक है जो त्वरण उत्पन्न कर देता है, किसी वस्तु के में त्वरण उत्पन्न कर दे या गति में परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, संवेग। तो यहाँ पर बल क्या होता है, कोई बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में क्या कर दे, त्वरण उत्पन्न कर सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो। या वह बाह्य कारक जो स्थिति बदल सकता हो, आकार बदल सकता हो, दिशा बदल सकता हो, गति बदल सकता हो, वो सब कुछ क्या कहलाता है, बल कहलाता है,
ठीक है। और सूत्र के हिसाब से परिभाषा तो यही हो जाएगी, F इक्वल टू एम इंटू ए। इसका बिमी सूत्र भी पूछा है, तो बिमी सूत्र भी निकालेंगे, मात्रक भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। यह कैसी राशि है, सदिश। और बिमी सूत्र निकालोगे तो m के लिए क्या होता है m, और त्वरण के लिए होता है LT माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा MLT माइनस 2। इस तरह से बल का है। इसके बाद यहां पर अगला देख लेते, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, FBD डायग्राम, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यह है कि तैर रही है तो कौन कौन सा बल लगा है, बल को दर्शाना है। ठीक है, तो इसमें जो दो तरह के बल हैं, एक ये FG का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर। और FB ये बॉयंट फोर्स होता है, उत्प्लावन बल। जब आप पानी में रहते हो ना तो आप अपने आप को कैसा महसूस करोगे, हल्का, है ना। तो माने पानी कहाँ की ओर बल लगाता है, ऊपर की ओर, उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। पृथ्वी कहाँ की ओर लगाती है, नीचे की ओर। अब दोनों बलों का मान क्या है, बराबर है। माने FB का मान किसके बराबर है, FG के। ये संतुलन की अवस्था में होगी, तैरेगी, इसका नेट बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है दोनों। अब इसके बाद चौथा वाला भी देख लेते हैं। 1 न्यूटन बल को परिभाषित करिए। तो सीधे सीधे सूत्र पहले लिखो तो अपने आप जो है 1 न्यूटन की परिभाषा आ जाएगी। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। सब में एक एक लिख दो। अब इसको पढ़ दो। यदि 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो उस पर लगाया गया बल 1 न्यूटन कहलाता है। फिर यहां से भी बोल सकते हो कि 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। कहीं से भी चालू कर सकते, यहां से भी बोल सकते हो। यदि कोई बल किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन है। कैसा है, सबको 3-4 तरीके से पढ़ सकते हो, बता भर देना कि इस तरह से होता है। ठीक है, अब छठवां देखते हैं, आवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो जब अधिकतम बल कम समांतराल के लिए कार्यशील होता है, माने बहुत सारा बल एकदम से लग जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, आवेग है। जैसे भूकंप का आना एक तरह का क्या कहला, आवेग। कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए तुरंत, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या हो गया, आवेग। आप बैठे हो, बंदूक की गोली लग जाए, बहुत सारा बल इकट्ठा लग गया, वो क्या कहलाया, आवेग कहलाया। तो जब बहुत सारा बल बहुत कम समय में लग जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र है ये देख लो, J इक्वल टू क्या है, F। तो बल का मान ज्यादा है, डेल्टा टी इसलिए लिखा गया है क्योंकि समय अंतराल क्या है, कम है, तो डेल्टा टी कम को दर्शाता है। F का मान क्या है, अधिक है। तो जब बल अधिक हो और वो कम समय के लिए लगे तब उसको हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। और ये कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि। ये कैसी राशि है, सदिश। इसका एसआई मात्रक है, आप खुद निकाल दो एसआई मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका ये हो गया। यदि आपसे बिमी सूत्र पूछ दे उसको भी निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा उसका T, तो क्या हो जाएगा MLT माइनस 1। ठीक है, और यही जो होता है बिमी सूत्र, ये संवेग का भी होता है ना। तो कभी कभी पूछ देता है भौतिक राशि का नाम बताइए जिनके बिमी सूत्र कैसे हो, समान हो। तो जैसे यहाँ पर संवेग और आवेग दोनों का बिमी सूत्र क्या है, समान है। वहाँ कार्य और बल आघूर्ण, इसका भी बिमी सूत्र कैसा है, समान है। दाब और प्रतिबल, इनका भी बिमी सूत्र कैसा है, समान है। ऐसे 2-3 राशियों को पूछ लेते हैं। क्या कट जाएगा, T। इसकी घात कितनी है, 1। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे T माइनस 2 प्लस 1, है ना। तो उसको घटाओगे तो T की घात क्या हो जाएगी, -1। इस तरह से निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें 7वां प्रश्न पढ़ के देखो यार, घर्षण किसे कहते हैं। तो बहुत सारे घर्षण थे, सबकी परिभाषा में इकट्ठा बताया था। एक ही परिभाषा है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो संपर्क सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल। ठीक है, तो एक परिभाषा लिखोगे तो चाहे गतिक घर्षण हो, सीमांत घर्षण हो, बेलन घर्षण हो, लोटनिक घर्षण हो, घर्षण के जितने हैं सारे परिभाषा एक जैसे हो जाती है। तो क्या बोलोगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है
तो संपर्क सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण। यदि यहाँ पर प्रयास करती है लिख दोगे तो वो हो जाएगा सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है उसको हम सीमांत घर्षण बोलते हैं। अब यदि वो लिख दोगे कि ये चलती है तब क्या हो जाएगा? गतिक घर्षण। ठीक है, लुढ़कती है लोटनी घर्षण, फिसलती है तो सर्पी घर्षण, बाकी सारी भाषा वही रहेगी। ठीक है, तो चलो अभी आगे आएंगे तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर घर्षण की परिभाषा तो समझ में आ गया, विपरीत दिशा में लगता है ये सब, है ना, एक तरह का कैसा है ये? विरोधी बल है। 8वां देखो, स्थैतिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कीजिए। तो वही है, फिर से वही, जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर चलने का प्रयास करती है, ठीक है ना, चलती नहीं है, क्या करेगी? प्रयास, क्योंकि ये स्थैतिक घर्षण है, स्थिर रहेगी वो। ठीक, प्रयास करेगी तो संपर्क सतहों में गति के विपरीत लगने वाला विरोधी बल या बल क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण। फिर स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? सीमांत घर्षण। इस तरह से है, तो सीमांत घर्षण इसमें ये हो गया। ठीक है, 9वां गतिक घर्षण, फिर से वही परिभाषा हो जाएगी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है, इस बार क्या लिख देंगे? चलती है, तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को हम क्या कहेंगे? गतिक घर्षण। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लोटनिक घर्षण और एक होता है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में ये सरकती है और लोटनिक घर्षण में लुढ़कती है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको बदलते जाओगे, कहाँ पर है ये वाले शब्द, तो परिभाषा भी बदलती जाएगी। यहाँ पर चलने का प्रयास तो स्थैतिक घर्षण, चलती है गतिक घर्षण, ठीक है, यहाँ पर लुढ़कती है लोटनिक घर्षण, सरकती है सर्पी घर्षण। बस एक एक शब्द करोगे, परिभाषा सबकी अपने आप आती जाएगी। ठीक है, अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 11 नंबर का प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों? कभी देखे होगे जो क्रिकेट यहाँ पर खेलते हो, जब बहुत बड़ा कैच होता है तब हम कैच लेने के बाद ऐसे हाथ को सरकाते हैं, नीचे सरकाते हैं। ठीक है, यदि हम ऐसे रखेंगे तो गेंद भी लगेगी और हाथ से बाहर भी चोट ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन ऐसे करने पर चोट नहीं लगती है। वजह क्या है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवेग। आवेग का सूत्र क्या था? J बराबर F डेल्टा T, और ये किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर होता है। इसको मिला करके हमको परिभाषा देना है। तो परिभाषा क्या है कि जब वो अपने हाथों को खींचता है तो क्या बढ़ेगा? समय अंतराल। समय अंतराल जब बढ़ जाता है तो बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, नियत होता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन का मतलब ये समझो कि यदि संवेग 200 है तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि संवेग नहीं बदलता है यदि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए तो। ठीक है, अब इस 200 को हम ये मान लेते हैं कि पहले बल कितना था? 200 न्यूटन, समय कितना था? 1 सेकेंड। ठीक है, यदि मैं समय बढ़ा दूं, 2 सेकेंड कर दूं, तो बल कितना होगा? क्योंकि हमको 200 चाहिए, उनका गुणा कितना होना चाहिए? 200। तो यहाँ बल का कितना करेंगे? 100। 100 में 2 का गुणा करोगे 200। बल घट गया कि नहीं? ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बल का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। मान लो मैं 4 सेकेंड ले लिया, कैच लेते समय में इतना समय कितना ले लिया? 4 सेकेंड। तो कितना शुरू में बल था? 200। अब बल कितना बचेगा? कितना गुणा करोगे तो 200 आए, कितना आए? 50। तो बल का मान क्या हो गया? घट गया, लेकिन समय अंतराल क्या हो गया? बढ़ गया। बस इस चीज को मिला करके लिख देना है कि यहाँ पर जब हम खींचते हैं तो समय अंतराल का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे बल का मान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, और आवेग संवेग प्रमेय का अनुसार बल का प्रभाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बस इतना चीज आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों? बॉल बेरिंग का मतलब है एक तरह का छर्रा है। ठीक है, इस तरह की इसमें ये छोटे छोटे बॉल लगाए जाते हैं, ये बेरिंग कहलाती है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल, साइकिल है, पहिया जहां पर इस तरह से घूमता है, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं तो इसको घुमाने की बजाय यहाँ पर मैं क्या लगा दूं? एक ठो छर्रा लगा दूं और छर्रा लगा के घुमाऊं। अब कैसा होगा? आराम से घूमेगा ना। तो जब हम यहाँ पर करते हैं, बॉल बेरिंग लगाते हैं, तो इससे जो सर्पी घर्षण है किस में बदल जाता है? लोटनिक घर्षण में। ठीक है, यदि मान के चलो कि एक टेबल है, इस भारी टेबल को मुझे खिसकाना है,
तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगी। अब इस टेबल के चारों पहियों में मैं चक्का लगा दूं, अब क्या होगा, ऐसे धक्का दूंगा तो लुढ़कते चली जाएगी। तो क्यों? क्योंकि जो सर्पी घर्षण था, पहले सरक रही थी, अब क्या हो रही है, लुढ़क रही है। तो किस में बदल जाएगी, लोटनिक घर्षण में। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सर्पी घर्षण किस में बदल जाता है, लोटनिक घर्षण, और लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए घर्षण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, 12वां नंबर देखो, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखा जाता है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र भी लिख सकते हो। जब हम लोग प्रतिक्षिप्त वेग निकाले थे तो ये सूत्र था -mv/M। तो जो मैं भी बड़ा बड़ा लिखा हूँ वो बंदूक का है, ये बंदूक का वेग, ये बंदूक का द्रव्यमान। ठीक है, और ये गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग। तो हम जानते हैं जो न्यूटन का नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक तो आगे जाएगी, पर ये बंदूक बोलता हूँ, गोली कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, लेकिन ये बंदूक कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। तो पीछे जाएगी तो यदि हम इतना भी करें तो पीछे जाएगी तो कंधे में लगेगी, कंधे को चोटिल कर सकती है, कंधा तोड़ सकती है। तो हम दूसरा उपाय क्या कर दें, बंदूक को पहले से सटा लें। इसमें से सटाएंगे तो बंदूक का द्रव्यमान और मेरा द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान मिला के क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, मान लो बंदूक यहाँ पर हो सकता है कि 50 किलोग्राम की रही होगी और जो आदमी चला रहा है फौजी वो कितना है, 70 किलोग्राम का। तो यदि दोनों द्रव्यमान मिलेंगे तो ये कितना हो गया, 120। तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको जवाब कैसे देना है ना। तो बाकी तो यही लिखा है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखा जाता है, क्योंकि प्रभावी द्रव्यमान का मतलब क्या, व्यक्ति का द्रव्यमान और बंदूक का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिससे प्रतिक्षिप्त वेग, प्रतिक्षिप्त माने पीछे जाने का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, वो कम चोट लगेगी उसको। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप जो आर्मी की बंदूक है ना, ट्राई मत करना बिना ट्रेनिंग के। वो लोग सिखाते हैं कि बंदूक कैसे चलाया जाता, नहीं आपका जो ये है ना, ये क्या पखौरा बोलेंगे, उड़ जाएगा, ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आप चलाए आए हो, हाँ, तो छर्रा वाली चलाए हो, है ना। एक बंदूक जो है 70-80 किलो की होती है, जो आर्मी में रहते हैं, हाँ, वो एनसीसी में जो है ना उसमें चलाए हो। हाँ जी, बढ़ाओ, आगे बढ़ा दिए। अब आगे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, समान वेग से आते हुए पिंड में 200 न्यूटन का बल लगाकर 0.25 सेकंड में रोका जाता है, आवेग की गणना करो। तो बड़ा सिंपल सा है, हम लोग प्रश्नों को छोड़ आते हैं। तो आवेग का सूत्र क्या होता है, हाँ, J = F डेल्टा T, ये सूत्र है ना। ठीक, F का मान कितना दिया है, 200, डेल्टा T का मान कितना दिया है, 0.5, इसका गुणा कर दिए तो ये 50 हो गया। कभी कभी मात्रक लिख के नहीं आते तो नंबर कट जाता है। मात्रक क्यों नहीं लिख के आते भैया, इसी से निकल आएगा। F का मान क्या है, न्यूटन, और डेल्टा T का मतलब क्या है, सेकेंड। जब सूत्र लगा लियो तो मात्रक तो बन ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 14वां देख लेते हैं, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो देख लो, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। ठीक है, वृत्ताकार गति में किसी वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्र बल। और इसका सूत्र जो होता है ये होता है F = mv²/r। हिंदी से नहीं लिखोगे तो जरूरी नहीं है, फिर लास्ट में लिख देना जहां करके। m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग, r का मतलब वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, f का मतलब क्या हो गया, अभिकेंद्र बल। ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से अभिकेंद्र बल है। अब 15 नंबर, बंकित सड़क, या उसी को हम क्या बोलते हैं, ढालू सड़क से क्या लाभ हैं, इसको देख लेते हैं। तो बंकित सड़क क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। जब सड़क, जहां पर मोड़ होता है, ऐसे वृत्ताकार मोड़ होता है, वहां पर जो सड़क होती है वो थोड़ा सा ऐसे उठाई देती है ना। जहां पर इंजीनियर लोग मिलकर के सड़क बनाते हैं उनकी बात करते हैं, ऐसे नहीं गांव की गली मोहल्ला में बोले यहाँ मोड़ था तो उठी तो नहीं है सर, तो बोल रहे थे। पर ये वाली जो हाईवे वाली रोडें हैं उनमें देखोगे तो जहाँ मोड़ आएगा वहाँ पर सड़क कैसी होती है, ऐसे उठी होती है। तो इस सड़क को हम क्या बोलते हैं, ढालू सड़क, बंकित सड़क, या बैंक्ड रोड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड। तो इससे फायदा क्या है, क्यों हम ऐसा मोड़ते हैं, क्या इंजीनियर भूल गया होगा, जबरदस्ती उठा दिया, मिट्टी ज़्यादा भर दिया क्या, ऐसा नहीं। क्या है कि जो भी गाड़ियां चलती हैं उसके फिसलने से क्या होता है, बचाव होता है। टायर में घर्षण भी कम लगेगा तो उसका कम नुकसान हो जाएगा, और हम अधिक चाल से मुड़ सकते हैं। यदि सीधी सड़क हो, समतल सड़क हो बराबर, और मोड़ हो
अब मुझे अपनी कार की मोड़ना है, तो मान के चलो कि मैं कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलूंगा तो मोड़ सकता हूँ। उससे ज़्यादा होगा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, रोड के बाहर भिड़ जाऊँगा कहीं। ठीक है। और यदि सड़क को आप बंकित कर दिए हो, ऐसे कर दिए हो, तो मैं 80 के स्पीड पर भी मोड़ सकता हूँ। माने बंकित सड़क से हम चाल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुड़ते समय चाल को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। इस तरह से है। इसके बाद हम अब 3 अंक के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या क्या है यार, बेलन घर्षण और कौन सा घर्षण है, हाँ सर्पी घर्षण। इसमें अंतर देखना है हमको। तो यहां पर देखो क्या हुआ यार, सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण, परिभाषा वही है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर, अब इसमें क्या हो जाएगा, फिसलती है ना, तो संपर्क सतहों के बीच विपरीत गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण। अब पूरा यही है, इसमें लुढ़कती लिख देना है, पूरी लाइन एक शब्द याद रखना, एक तरफ का याद रखेगा उधर का बन ही जाएगा। इसका मान कैसा होता है, अधिक होता है। बेलन घर्षण क्या होता है, कम होता है। ये बेलन को कभी ये लोटने की भी बोलते हैं ना, तो कंफ्यूजन ना हो। लोटना का मतलब ऐसे लोट लोट के जा रहा है, ऐसे उसको क्या बोलेंगे, लोटनी घर्षण कहते हैं। फिसलती वस्तु संपर्क सतह वही रहती है, माने जैसी ये फिसल रही है, ये संपर्क सतह है और ये हाथ है, तो वही की वही रहेगी। और लुढ़कते में संपर्क सतह बार बार क्या होगी, बदलती रहती है। इसमें संपर्क सतह क्या होती है, बदलती है। जैसे हाथों का घिसना, ये एक तरह का क्या कहलाया, सर्पी घर्षण। ठीक है। अब पहिए का चलना, ये क्या कहलाया, हाँ लोटनी घर्षण। इस तरह से होता है। ठीक है, चलो आगे वाला देख लेते हैं। आगे घर्षण के हमको क्या लिखना है, नियम। तो चलो घर्षण के नियम क्या क्या है यार। सबसे पहले ये क्या है, यह गति के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। जिस दिशा में वस्तु जा रही होगी उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। ठीक है। दूसरा, यह संपर्क सतहों के समांतर कार्य करता है। माने ये घर्षण बल ऐसा है, संपर्क सतह ऐसी, तो चाहे ऐसे रखो चाहे कैसे भी रखो, उसके बल का मान संपर्क सतह के कैसा होगा, समांतर। यदि संपर्क सतह इधर है तो घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, उसी के विपरीत हो जाएगा। ठीक है। यदि संपर्क सतह ऐसा कर दिए तो उसके घर्षण बल का मान भी उसके कैसा होगा, समांतर, हमेशा समांतर रहेगा संपर्क सतहों के। ठीक है। अगला देख लेते हैं। यह संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति का मतलब यही है कि वो खुरदुरी है कि कैसा है, उस पर माने निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर, यह संपर्क सतहों की प्रकृति पर क्या होता है, निर्भर करता है। ऐसा है, माने कहना चाहिए कि संपर्क सतह कैसी हैं, खुरदुरी हैं कि चिकनी है, उस पर यह क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है। और यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यदि चिकनी सतह है, ठीक, और क्षेत्रफल कम है, थोड़ा सा मैं ये पूछ लेता हूं, ये दो पदार्थ है, दोनों समान रूप से चिकने हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, जो संपर्क सतह है, किसमें घर्षण का मान अधिक होगा। अब सेंटेंस पढ़ो। हाँ, उसके संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं, प्रकृति पर निर्भर करता है कि यार खुरदुरी है, पदार्थ कैसा, उस पर निर्भर करेगा, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अब ये सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब म्यू समानुपाती क्या होता है, 1/, ये क्या, आर। ठीक है। आर का मतलब ही होता है अभिलंब प्रतिक्रिया और म्यू का मतलब हो गया सीमांत घर्षण गुणांक। तो जो घर्षण गुणांक होता है अभिलंब प्रतिक्रिया की क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर इसी को हटाते हैं, हाँ तो वही आएगा, F/R हो गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ जी, यहाँ पर सीमांत घर्षण है, सॉरी, यहाँ पर F जो है समानुपाती क्या होता है, R के, ऐसा होगा। ठीक है। F माने सीमांत घर्षण और R माने क्या हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया। फिर जब हम इसको हटाएंगे तो हो जाएगा म्यू आर। ठीक है। तो म्यू क्या कहलाया, घर्षण गुणांक। अब यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/R। ये घर्षण गुणांक की परिभाषा हो जाती है, इससे परिभाषा भी बना सकते हो। ये क्या है, घर्षण बल, और ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। ऐसे परिभाषा बन जाएगी। ठीक है। ये घर्षण बल और ये अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं, इस तरह से। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये वाला नहीं था, उसको आपको देखना है। ठीक है। अब घर्षण से लाभ और हानि लिखना है।
तो घर्षण से तो भयानक लाभ लिख सकते हो, जो भी लिखना हो, 4-5 तो लिखा है। आप घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। ये घर्षण के बारे में चाक से या पेन से बोर्ड में लिख सकते हो, ठीक ना। दीवालों में खीले गाड़ सकते हो, पेड़ों में चढ़ सकते हो, खाना को चबा सकते हो, बहुत सारे जो लाभ हैं सारी चीज़ें लिख सकते हो। कपड़ा पहन रहे हो, नहीं घर्षण ना होता तो सरक जाता, ठीक है, ऐसे हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर ये घर्षण के लाभ हैं, तो घर्षण के लाभ बहुत सारा लिख सकते हो। इसके बाद ये घर्षण से हानि भी देख लेते हैं यार। तो यहाँ पर घर्षण से क्या क्या हानि है देखो। जो मशीनी भाग होते हैं वो टूट फूट जाते हैं। मशीनी भाग का मतलब ये है कि जो भी अपने हेल्प के लिए हम कोई चीज़ बनाते हो, सारी चीज़ क्या कहलाती है? मशीन। एक साइकिल है, सुई है, ये सारा कुछ क्या है? मशीन है। जो भी हमारे लिए काम कर सकती है छोटा सा यंत्र, वो क्या कहलाता है? मशीन कहलाता है, ठीक है। अब मान के चलो जो सिलाई वाली मशीन होती है, उसी में सुई लगाए हो, सुई भी एक छोटी सी मशीन है। अब मैं कड़ा कड़ा कपड़ा डाल दूं तो उसमें तो घर्षण ज़्यादा हो जाएगा ना, तो सुई टूट जाएगी, वो खराब है, हो जाएगी। साइकिल है, उबड़ खाबड़ में चलाओ तो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी छोटे से लेकर के बड़ी मशीनें होती हैं, सब घर्षण के प्रभाव से क्या हो सकती हैं? टूट फूट सकती हैं, ठीक है। ऊर्जा का क्षय होता है यार। जब घर्षण ज़्यादा होता है तो ताकत ज़्यादा लगती है, ठीक है। और उस मशीन का ऊर्जा का क्या होता है? क्षय होता है। मान के चलो कि ये कार को जो है उबड़ खाबड़ रोड में आप चला रहे हो, तो बेचारी कार जो है वो उसका इंजन ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा ताकत उसकी लगेगी, ऊर्जा का क्या होगा? क्षय होगा। उतने ही समय में और उतने ही पेट्रोल में आप 80 किलोमीटर जा सकते थे, अब उतने ही समय में, उतने ही पेट्रोल में आप 40 किलोमीटर जा पा रहे हो। माने ऊर्जा कहाँ? बेकार में चली गई उबड़ खाबड़ रोड में, ठीक है, ऐसा है। तो ऊर्जा का क्षय होता है। कार्य क्षमता भी घटती है। धीरे धीरे 1-2-4 बार ऐसे चलाओगे, अगली बार से चलना बंद कर देगी, कम चलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा घर्षण होने से आग भी लग सकती है। पुराने समय में अभी भी जो जंगलों में आग लगती है, घर्षण के कारण लगती है। पेड़ की पत्तियाँ, 2 टहनियाँ, या कहना चाहिए बाँस जो होता है, ठीक है, तो हवा के कारण ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं। गर्मी के मौसम में जब घिसते हैं तो उससे थोड़ी बहुत चिंगारी निकलती है। जब चिंगारी निकलती है तो उसी के नीचे सूखे सूखे पत्ते रहते हैं, उसमें आग लगती है, पूरे उसमें आग लग जाती है जंगल में, फिर बुझाई नहीं बुझती है, ठीक है। तो इस तरह से घर्षण के कारण इसमें क्या लग सकती है? आग लग सकती है। कई बार ट्रक को देखते हो, ट्रक वाले चलते हैं 100-200 किलोमीटर चलने के बाद जरूर वो रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि वो 200-400-500 किलोमीटर ऐसे चलते जाएं तो उनके टायर में इतना घर्षण होता है कि टायर में आग लग जाती, फिर पूरे ट्रक में आग लग जाती। हवाई जहाज के टायर जो हैं स्पेशल बनाए जाते हैं, हवाई जहाज के टायर में भी कभी कभी क्या लग जाती? आग लग जाती। सिर्फ किसके कारण? घर्षण के कारण, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब ये तो घर्षण की हानि हो गई। अब घर्षण से यदि फायदा है तो हम बढ़ाएंगे कैसे, और नुकसान है तो घटाएंगे कैसे, ठीक है। तो घर्षण को बढ़ाने और घटाने के क्या है उपाय? तो कभी कभी उस प्रश्न को मिला देता है, जैसे घर्षण से लाभ क्या है, इसके बढ़ाने के उपाय क्या है, तो इसको मिला देना उसमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? यदि घर्षण कम हो तो जो वैसे सतह है उसमें क्या कर दें? रेत का छिड़काव कर दें। फिर ये सतहों को खुरदुरा बना दें, है ना। जैसे मान लो रोड बनाते हैं तो उसमें लाइन वाइन झाड़ू वाड़ू चला देते हैं। अपना चप्पल बनाए हैं तो चप्पल के नीचे खांचे बना देते हैं। वो जो टायर होता है, टायर में भी क्या बना देते हैं? खांचे बना देते हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? सतह को खुरदुरा बना रहे हैं, ठीक है। सतहों में चिपचिपा पदार्थ लगाकर। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो गाँव में चक्कियाँ होती है ना, आटा गेहूँ पीसती हैं, तो उन चक्कियों को जो बेल्ट होते हैं उसमें चट चट कुछ डामर जैसी चीजें लगा देते हैं, ताकि वो उससे चिपक चिपक के क्या होता रहे? चलता रहे, ठीक है। चिपचिपा पदार्थ रहेंगे तो घर्षण रहेगा, घर्षण रहेगा तो उतरेगा नहीं बेल्ट, और उसमें चढ़ा रहेगा। इस तरह से हम चिपचिपा पदार्थ लगाकर, अब ऐसे ही आप अभी चल रहे हो, मैं गोंद लगा दूं, फिर बोलो चलो, तो गोंद चिपकेगी तो आप थोड़ा देर से चल पाओगे, क्योंकि घर्षण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये उपयुक्त चूर्ण का प्रयोग करके कुछ हम पाउडर लगा लेते हैं जो घर्षण को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलो कि जो लोग वेट लिफ्टर होते हैं ना, वजन ऐसे ऐसे करके उठाते हैं, तो एक तरह का पाउडर लगाते हैं। ऐसे ऐसे पाउडर लगाए, फिर उसको पकड़ते हैं, फिर उसको उठाते हैं। यदि पाउडर ना लगाएंगे तो वो सरफेस चिकनी होगी तो घूमेगा तो कलाई वलाई तो गई उनकी, फिर बेकाम हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? घर्षण को बढ़ा सकते हैं। अब घर्षण से हानि है तो हम इसको घटा भी सकते हैं। तो घटाएंगे कैसे कैसे? तो इसको देख लेते हैं। यहीं पर ऐसे मैं पढ़ देता हूँ सीधे। सतहों को चिकना करके, जो उसमें करते थे उसका उल्टा कर दो यार, उसमें खुरदुरा बनाते थे, यहाँ सतह को क्या कर दो? चिकना कर दो। तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे मान लो अभी मैं इधर से जा रहा था तो उबड़ खाबड़ रोड थी आपकी यहाँ जिला पंचायत से होकर के, अब बढ़िया रोड बन गई है
है ना, थोड़ा चिकना कर दिए हैं तो जाने में आसानी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर सतहों को हम क्या कर दिए, चिकना कर दिए। स्नेहकों का मतलब ग्रीस है, तेल है, ग्रेफाइट है, ये हम दो सतहों के बीच रख देते हैं तो घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये कम करने के लिए, जैसे साइकिल आइकल चलाते हो तो यदि साइकिल का चैन एन फंसता है तो उसमें क्या करते हो आप, ऑयल डाल देते हो, या सिलाई मशीन करते हैं तो उसमें भी ऑयल पड़ता है, बड़ी बड़ी मशीनों में ग्रीस वगैरह पड़ता है, जितनी बड़ी मशीन उतना गाढ़ा उसमें जो है ऑयल और ग्रीस वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्नेहकों का प्रयोग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाने के धारा रेखी आकृति दे करके, धारा रेखी आकृति का मतलब ये है कि आपको मैं बोलूं कि यार एक स्विमिंग पूल है, आप जो है 3 मीटर से कूदो उसमें, तो ऐसा करके कूदो तो पूरे छाती में आपको लगेगा, चोट लगेगी। और ऐसा करके कूदोगे, ऐसा बना लोगे ऐसा करके, है ना, तो आप पानी कट जाएगा और आप जो है आसानी से उसमें जा सकते हो। तो इसी तरह से जो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखी। जैसे मछली का जो थूथन होता है या पानी में जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ऐसे चपटे चपटे रहते, ऐसा नहीं रहता यार, ऐसे रहेगा तो आगे ज्यादा बढ़े ना पाएगी, वो नुकीला रहता है, नुकीला रहेगा तो पानी कटेगा तो घर्षण कम हो जाएगा। हवाई जहाज जो सामने से होती है वो इस तरह से बनाई जाती है क्योंकि आसमान में उड़ती है, ज्यादा तेज उड़ती है, ज्यादा तेज उड़ती है तो हवा का घर्षण होगा, हवा के घर्षण के कारण आगे ना बढ़ पाएगी, इसलिए उसको ऐसा बना देते हैं। ठीक, हाँ, ऐसे मेट्रो ट्रेन जिनकी स्पीड ज्यादा बढ़ती जाएगी उसके भाग को हम क्या कर देते हैं, नुकीला। आप मोटरसाइकिल में चढ़े हो और मान के चलो आपको एक कार्डबोर्ड ले जाना है, आप इस तरह से कार्डबोर्ड रखोगे तो ज्यादा धक्का लगेगा, इस तरह से रखोगे तो कम लगेगा। क्यों, तो जो भाग नुकीला हो गया, जिस साइड से गति हो रही है, तो वो एक तरह की कैसी आकृति कहला जाएगी, धारा रेखी। ठीक है, तो धारा रेखी आकृति बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो, उपयुक्त पदार्थों का चयन करना है। उपयुक्त पदार्थों का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो जब डामर है, डामर समझ रहे हो, ठीक है ना, अब उसके साथ जो गाड़ी का टायर होता है तो रबर और डामर के बीच घर्षण का मान कैसा होता, अधिक होता है, तो थोड़ा सा आसानी से उसको चलने में थोड़ी माने वो चिपक चिपक के चलेगा उसमें। यदि हम वहां पर टायर न लगाएं, प्लास्टिक लगा दें, कुछ और दूसरी चीज लगा दें, कपड़े लगा के चले कि गद्दा लगा देता हूं फिर चलता जाएगा उसमें, ऐसा तो फिर उससे अच्छा नहीं होगा। तो कुछ जोड़े होते हैं जिनमें घर्षण का मान कम हो सकता है और घर्षण का मान क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उपयुक्त पदार्थों का क्या कर सकते हैं, चयन। उपयुक्त चूर्ण का प्रयोग, चूर्ण उसमें भी था, कोई घर्षण को बढ़ा देता है, कोई घर्षण को क्या करता है, घटा देता है। कैरम हम खेलते हैं तो पाउडर डाल देते हैं, जैसे पाउडर डाल देते हैं तो बिल्कुल 3-4 बार राउंड रिबाउंड होता है। ठीक है, तो ये घर्षण को क्या करता है, कम भी करता है। बाल बेरिंग का उपयोग करते हैं, जो कोई चीज़ घूमने वाली होती है तो हम उसमें ये कर देते हैं। पहिए का उपयोग कर देते हैं, कोई चीज़ यदि नहीं चल रही है तो उसमें नीचे क्या लगा दो, पहिया। भला एक ठो मोटरसाइकिल से पहिया निकाल के अब चलाओ उसका, है ना, इंजन ना भाग पाएगा क्योंकि पहिया जो है वो किसके में बदल देता है, उसको लोटनिक घर्षण में बदलता है। ठीक, इस तरह से हम घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। तो सीधा सीधा है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, है ना, तो विलगित निकाय या निकाय भर लिख सकते हो। निकाय का रेखी संवेग कैसा होता है, नियत रहता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करके बताना है। तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो ये होता है, F बराबर क्या, dp अपॉन dt। F का मतलब बल, dp का मतलब संवेग, ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा है, उसके स्टेटमेंट में, कथन में लिखा है कि F का मान कैसा होना चाहिए, शून्य, बाह्य बल न लगाएं। तो F की जगह में क्या लिख दिया, देखो, हाँ, और इसको इधर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर उधर लिखने से। ठीक है, अब इस dt को इधर भेज दो तो dp बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। अब dp का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, शून्य। तो इसका मतलब संवेग क्या है, नियत, जब बदले नहीं। तो इस तरह से, तो सिंपल सा है यार, एक बार F इक्वल टू क्या लिखना है, dp अपॉन dt, फिर अगली बार F का मान क्या रख देना है, शून्य। तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। dt को इधर बेचोगे तो शून्य बराबर क्या हो गया, dp। तो p बराबर क्या हो जाएगा, नियत, माने संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका मान क्या है, नियत है। बस इतना तो हमको बताना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास जो अगला प्रश्न है ये है, देख लो, तोप या बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो सबसे पहले बंदूक या प्रतिक्षिप्त वेग होता क्या है, तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है,
ठीक है, तो बंदूक गोली के विपरीत दिशा में जिस गति से पीछे जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त। और प्रतिक्षिप्त का मतलब ये पाछे का वेग, पीछे का वेग, है ना, वही है। तो बंदूक की गोली कहाँ जा रही है, आगे, और बंदूक उसके विपरीत दिशा में जाती है जिस वेग से, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। अब व्यंजक के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग क्या है, v है, पीछे तो जा ही रही तो उसका कुछ वेग होगा, और उसका द्रव्यमान भी कितना है, m है, और गोली छोटी है तो इसका v और इसका क्या मान लिया m, दोनों में m भी है, बस ये है उसको स्मॉल mm और इसका ये। अब संवेग संरक्षण कहता है कि भाई जितना पहले संवेग था उतना बाद का है, तो शुरू में तो गोली चली नहीं तो संवेग उसका कैसा था, शून्य। अब बाद में भी उसको क्या हो जाना है, शून्य, क्योंकि जितना आगे जाएगा उतना ही क्या कहाँ जाएगा, पीछे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv ना, तो ये लिख दिए, ये किसके लिए, बंदूक का संवेग हो गया, mv कैपिटल में लिख दिए। ये किसका हो गया, गोली का, और दोनों का मान कितना हो गया, शून्य। अब यहाँ से इसको हल कर दो यार, इसमें से मुझे एक स्टेप में खा लिया हूँ तो अभी जिंदा कर देता हूँ। यहाँ पर ये समझो, ये mv बराबर क्या हो गया, माइनस mv बार, पक्षांतर कर देंगे तो ऐसा होगा, इस छोटे वाले को पक्षांतर कर दिए तो उधर हो गया। अब हमको भी निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस mv बार अपॉन क्या हो गया, m। तो बंदूक जितना भारी होगी प्रतिक्षेप्त वेग क्या होगा, उतना ही कम हो गया। इसलिए जो आर्मी वाली बंदूकें होती हैं बहुत भारी, 70-80 किलो की हो जाती हैं, जितना बड़ा वजन नहीं होता ना उतना बड़ी बंदूक होती है। बंदूक ज़्यादा होगी तो गोली को बहुत दूर तक मार सकते हो आप, है ना। अब राइफल नहीं है कि चलो यहीं पर मार देना, छोटा सामान, एक वैसे पिस्टल नहीं है, पिस्तौल जो है 2-4-10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर का काम करेगी। अब मुझे 100 मीटर तक भेजना है, वहाँ पर दुश्मन दिख रहा है और यहीं से चलाना है, जितना वेग ज़्यादा होगा प्रक्षिप्त वेग का मान भी ज़्यादा होता है। उस बंदूक को कैसे बनाना पड़ेगा, भारी भारी भरकम बंदूक होती। तोप गोले चलाने के लिए और तोप को, इसलिए तोप को भारी बनाया जाता है, हाँ, जबरदस्ती लटका दिया जाता है और कुछ चीजें, जितना इंजन की जरूरत नहीं उतना लोहा और लगाया जाता है। तोप को भारी इसलिए बनाते हैं कि जब भारी ज्यादा होगी तो पीछे की ओर कम जाएगी, नहीं पता चला मारियो भाग गई इधर से उधर लुढ़क गई, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब सातवां जो है हमारे पास न्यूटन के गति का क्या लिखना है यार, हाँ, तो प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या है, कोई विराम या एक समान गतिशील वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का, हाँ, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जो आपको याद हो। यदि कोई वस्तु गतिशील है, एक समान गति में गतिशील है, और या फिर स्थिर है, तो वो स्थिर रहेगी। गतिशील वाली क्या रहेगी, गतिशील रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगा जाए। तो अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो जो आपको याद हो। द्वितीय नियम सीधा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती। और तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और कैसी होती है, विपरीत क्रिया होती है। इसके बाद यहाँ पर हम इसके एक न्यूमेरिकल को भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, हाँ जी। तो चलो यहाँ समझते हैं हम प्रश्न को। ये प्रश्न है 25 मीटर प्रति सेकेंड से गतिशील, माने ये v का मान दिया है, ठीक है। 60 kg का पिंड है, माने m का मान दिया है। 50 न्यूटन का उसमें मंदन बल लग रहा है, तो f का मान दिया है, ठीक है। पिंड के रुकने में समय हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले जो हम सूत्र इसमें लगाएंगे तो गति के प्रथम समीकरण से हम समय ज्ञात करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण में देखो v = u + at है, तो हमारे पास a तो दिया नहीं है, त्वरण नहीं दिया, तो पहले हम त्वरण निकालेंगे, मंदन निकालेंगे। तो देखो a = f/ क्या है, m। ये कैसे आ गया, f = क्या होता है, ma, तो m = क्या हो जाए, वो सॉरी a = क्या हो जाएगा, f/m होगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो f का मान क्या हो गया, 50, और माइनस लगा दिया हूँ यार, क्योंकि ये बल कौन सा है, मंदन, माने बल का मान घट रहा है, इसलिए माइनस लगा दिए। और m का मान कितना दिया है, 60। अब इसको हल करोगे तो शून्य शून्य काट दो, ये -5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया, त्वरण। अब यहाँ से हमको समय पूछा है कि वह वस्तु कितने देर में रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं v = u + at, ये गति का प्रथम समीकरण होता है। अब यहाँ v का मान 0, उसमें न दिया रहेगा, अपने से दिमाग लगाना है कि चलती हुई वस्तु बाद में रुकेगी, ब्रेक मार रहे हैं, है ना, तो बाद में जब रुक जाएगी तो अंतिम वेग कितना हो गया, 0, है ना। तो यहाँ पर अंतिम वेग का मान कितना हो जाएगा, 0। u का मान कितना दिया है, जिस वेग से जा रही है वो प्रारंभिक वेग कहलाया, ये u समझ लेना, u = कितना हो गया, 25।
फिर प्लस लगा दिए, ए लिख दिए, और ये -5/6 हो गया, टी हो गया। सब मान रख दिए, ए का मान रख दिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसका हम गुणा कर दिए ना, ये -25 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, और ये 25 को जब पक्षांतर करोगे तो -25 हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब काटोगे तो 5 25, 5 6 30, माने उसको रुकने में कितना समय लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। 30 सेकंड बाद वो रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 20 ग्राम की एक गोली है, मतलब ये स्मॉल m लिख देता हूं, 900 किलोमीटर की चाल से चलकर रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन का मतलब बल अज्ञात करना है, मंदन बल अज्ञात करना है। तो देखो इसमें हमको क्या ज्ञात है, u जिस वेग से जा रहे उसका प्रारंभिक वेग है। ये कितना है यार, ये 900 नहीं है, इसको क्या समझना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो सारे मात्रक किस में होना चाहिए, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में जब करेंगे तो यहाँ पर ये 90 की जगह पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर 9वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। प्रश्न है, 20 ग्राम की एक गोली है ना, और ये 900 किलोमीटर, 900 नहीं है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर रेत में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। तो इन सभी के मानों को हम लिखते हैं। हमारे पास ये 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मैं 2 तरीका बताया था, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 गुणे 5/18, तो 18 5 90, कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। यदि ये आपको भूल जाए तो कोई बात नहीं, 90 है, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1000, और नीचे के ये घंटे हैं, ये कितना हो जाएगा सेकंड में, 36, 60 गुणे 60। अब इसको भी हल करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक, अब m का मान किस में दिया है, 20 ग्राम में। एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें 1000 का भाग कर देंगे, माने 20 बटे क्या करेंगे, 1000, तो ये हो जाएगा 0.02 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद यहाँ गति का जो समीकरण होता है तृतीय वाला, v² - v² 2as, इसमें हम मान रखेंगे। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं तो देख लेते हैं, v का मान क्या रहेगा, 0। ठीक है, u का मान कितना दिया है, ये 25, तो 25 का स्क्वायर कर दिए, फिर ये 2 हो गया, a की जगह पर a रख दिए। s का मान कितना दिया है यार, हाँ, तो यहाँ s का मतलब ये है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलो तो 100 का क्या करना पड़ेगा, भाग। ठीक है, तो इस तरह से हम मान रख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये -25 का जब हम ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार, -625। ठीक है, माइनस अलग है, स्क्वायर अलग है, इसमें लगा देना है। 25 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। और 5 वाली संख्याओं का गुणा का ट्रिक होता है, कोई भी संख्या का गुणा करो ना, जैसे ये 25 है गुणे 25, तो इस 5 5 का गुणा करके 25, इनको 2 2 2 4 और एक बार जोड़ देते हैं 2 जो है, तो ये 625 हो जाएगा। जैसे मैं 35 का पूछूं तो 35 का गुणा करोगे तो 5 25, 3 3 9, 9 में 3 जोड़ दो तो कितना हो गया, 1225। ऐसे करके 5 वाली कोई भी संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी है, जैसे अब जैसे 65 है, अब इसका बताओ कितना हो जाएगा, 25 6 36, 36 में 6 जोड़ दो 42, ऐसे आ जाता है। हाँ, ऐसे वर्ग निकालने का तरीका है। अब देखो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखना 25 में और 2 में गुणा करेंगे तो ये 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50, तो 0.5 आ जाएगा। इसको भाग कर लोगे तो ये माइनस में 1250 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण आ गया। ठीक है, अब हाँ माइनस में लिख देना, मंदन है तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाओगे तो जरूरी नहीं है, लिख भर देंगे। अब यहाँ पर f का मान, मंदन बल ज्ञात करना है, तो f इक्वल टू क्या होता है, m है। m का मान कितना दिया है देख लो, यहाँ ये m का मान रख दिए, फिर a का मान जो आया ये लिख दिए -1250, तो ये -25 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा,
इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका मंदन बल निकलेगा। अब इसके 10वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो जो 10वां प्रश्न है ये इस तरह से है, 10 केजी की वस्तु दो बार लिख गया है ना, पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। निम्न की गणना करना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? आवेग, फिर क्या निकालना है? संवेग, और वस्तु का हमको क्या निकालना है? त्वरण। तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। ये m का मान दिया है, ये किसका मान दिया है? f का मान दिया है, और ये समय का मान डेल्टा t या t भी दिया है। तो हम सबसे पहले क्या पूछा है? आवेग। तो आवेग इक्वल टू क्या होता है? f इंटू डेल्टा टी। f का मान कितना दिया था? 20, और डेल्टा t का मान कितना दिया है? 2.5। गुणा कर देंगे तो 50 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा क्या पूछा है? संवेग में परिवर्तन। तो संवेग आवेग प्रमेय से संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग का। तो जितना आवेग आया है उतना भी संवेग आया है। ठीक है, मात्रक ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जो संवेग का मात्र ये इसका होता है P इक्वल टू क्या होता है? एम भी। एम का मतलब किलोग्राम, अभी का मतलब मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ पर हम वस्तु का क्या निकालेंगे? त्वरण। तो त्वरण के लिए त्वरण पूछा है ना, सूत्र जो होता है F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन एम। तो यहाँ F अपॉन एम करेंगे तो F का मान 20, इसका 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 मीटर।